अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेन्नुआन को देखते हैं, जो एक आर्टिस्ट होती है और कहती है, बॉस ली, मैंने ऑर्डर पूरा कर दिया पर मैं आगे से नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ली तो एकदम हैरान था, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई तो बच्चे का बाप कौन है? तो वो कुछ सोचने लग गई थी। और हम पास्ट में देखते हैं, जब वो अपना आर्ट पीस बनाने के लिए आई थी तभी अचानक से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तब उसे पता चला कि उसके डैड ने उसे जो ऑर्डर दिया था उसमें नशा मिला हुआ था। उसका सिर घूमने लगता है तो वो वहाँ से भागती है क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। वहीं पे उसे जख्मी हालत में एक लड़का मिलता है जिससे वो टकरा जाती है, बट वो नशे में थी और कहती है, लिटिल बैगर मुझे किस चाहिए। और उसे किस करने लग जाती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और किसिंग करते हुए उसे बेडरूम में ले जाती है, सीधा बेड पे पटक के मारती है। वो कहता, प्लीज मुझे जाने दो। बट वेन्नुआ ने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और सोचती है, मुझे नहीं लगा था मैं किसी बैगर के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पर जो भी हो बेबी मेरा है, मैं इसे पालूंगी। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं, डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे बेटे की सर्जरी में 1 मिलियन लगेंगे। तो वेन्नुआन सोचती है, मेरा बेटा बाव बाव 5 साल का हो गया, पर गॉड ने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी। इतने में उसका बेटा भाग कर आता है। बाबा कहता है, मम्मी अब मुझे नोज ब्लीड नहीं हो रहा तो जल्दी घर ले चलो। वो कहते, तुम्हें हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता? तो कहता, हॉस्पिटल में बहुत पैसे खर्च होते हैं और मम्मी को मेरा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और मम्मी इतनी मेहनत से पैसे कमाती हैं। तो सोचती है, मेरा बेटा लिटिल एंजल है। और फिर बताती है कि ये जेट पैनेट तुम्हारे डैड ने मुझे दिया था, इसे बेच के हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। फिर उसे याद आता है जब उसने उस बैगर के साथ नाइट स्पेंड की थी तो उसने वो पैनेट दिया था उसको। और सोचती है, भले ही वो बैगर दिखता था बट ये जेट पैनेट काफी कीमती लग रहा है। वहाँ पे एक शॉप ओनर आता है तो उसे बताती है कि क्या बता सकते हो ये जेट पैनेट कितने का है? वो शॉप ओनर तो एकदम हैरान था कि ये तो रिचेस्ट बिलियनियर फैमिली का है, बिजनेस टाइकून मिस्टर वो का, जिससे वो पिछले 5 सालों से ढूंढ रहे हैं। वेन्नुआन पूछती है, क्या ये 1 मिलियन का होगा? वो शॉप ओनर सोचता है, 1 मिलियन छोड़ो, ये तो प्राइसलेस है, मुझे मिस्टर वो को कॉल करना होगा। और फोन करने लगता है। इधर हम अपने मेल लीड मिस्टर वोथिंग को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट बताता है कि अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। देन उसका लिटिल ब्रदर चैन आता है। 5 साल पहले तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने तुम्हें फंसाया था, तुम्हें प्लेन में मारने की कोशिश की पर तुम वहाँ से बच के निकल आए और भटकते रहे, लोग तुम्हें बैगर समझने लगे। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मिस्टर वोथिंग ने जिस इंसान ने उसको फंसाया था और मारने की कोशिश की थी, उसका तो उसने काम तमाम करवा दिया था। और साथ में उसने चैन को ये भी बोला था कि पता करो लास्ट नाइट वो लड़की कौन थी। चैन कहते, इतने सालों से आप हमेशा प्योर एब्स्टेंट रहे हो, पता नहीं उस लड़की ने आपको कैसे पटा लिया, अगर उसे मिलेगी ना उसके टुकड़े कर दूंगा। मिस्टर वोथिंग कहता है, क्या तुम इतनी हिम्मत है मेरे लोगों को हाथ लगाओगे? तो वो कहता, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर वोथिंग सोचता है, जब मैं उठा था वो लड़की ऑलरेडी चली गई थी, पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। तभी असिस्टेंट कॉल आता और बताता है कि एक शॉप ओनर का फोन आया है, बोल रहा है कि कोई हुआ फैमिली का जेट पैनेट बेच रहा है। मिस्टर वोथिंग कहता है, चलो जल्दी से। इधर वेन्नुआन के पूछने पे शॉप ओनर कहता है, मैं तुम्हें इसका अच्छा प्राइस दूंगा। तभी वहाँ पर वेन्नुआन की स्टेप सिस्टर ज़ोया चाहती है, 5 साल पहले तुम्हारा एक बैगर के साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था, कहीं जंगली बच्चा उसी बैगर का तो नहीं है? वेन्नुआन कहती है, अगर डैड ने मुझे नशा न दिया होता और मेरी जबरदस्ती उस 50 साल के बुढ़े के साथ शादी न करा रहे होते तो आज मेरे साथ ये सब भी नहीं होता। ज़ोया कहती है, वो बुढ़ा वैन कम से कम उस बैगर से तो अमीर ही होगा। बाबा कहता, खबरदार अगर मेरी मम्मी को बुली किया तो ज़ोया कहती, तुझे पता नहीं है तेरा बाप एक बैगर था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर वोथिंग निकलता है। ज़ोया वेन्नुआन के बेटे का मजाक उड़ाने लगती है कि ये बैगर का बेटा है, ये भी लिटिल बैगर है। तभी वहाँ पर हमारे मेल लीड मिस्टर वोथिंग की एंट्री होती है, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था। बट वेन्नुआन शॉप ओनर्स कहती है, मुझे ये पेंडेंट नहीं बेचना, कम से कम बैगर ही तुम लोगों से बेटर है। और वहाँ से अपने बेटे को लेके चली जाती है। और उसके जाते ही वहाँ पर मिस्टर वोथिंग आता है तो शॉपकीपर बताता है कि वो लड़की तो ऑलरेडी चली गई। ज़ोया प्रेसिडेंट को बुलाने की कोशिश करती है बट वो उसे इग्नोर करके अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे चला जाता है। तो ज़ोया सोचने लग जाती है कि मिस्टर वो किस लड़की को ढूंढ रहे हैं। इधर वेन्नुआन अपने बेटे के साथ जा रही थी, तभी वो दोनों दूसरी फैमिली वालों को देखते हैं। तो वेन्नुआन कहती, बाबा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मम्मी तुम्हारे लिए केक लेकर आएगी। बाबा कहता है, मम्मी मुझे केक नहीं चाहिए, मैं बन खा लूंगा। और फिर वो लोग एक बन खरीद लेते हैं। बाबा उसमें कैंडी लगा लेता है और कहता है, मम्मी फिर क्या हो गया, हमारे पास केक नहीं है। मम्मी ने बोला है कि डैडी काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं, तो मेरी बर्थडे विश है डैडी जल्दी से वापस आ जाएं। वो पूछती, बेटा तुम अपने डैडी को मिस कर रहे हो? तो कहता है, मैं सब लोगों के डैडी होते हैं, मेरे नहीं है, इसलिए लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। वो कहती, चिंता मत करो, मेरे होते तो मैं कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर कहती, जल्दी से कैंडल ब्लो करो, क्या पता विश मांगने पे तुम्हारे डैडी आ जाए। बाबा जैसे ही कैंडल ब्लो करता है और हम देखते हैं पीछे से मिस्टर वोथिंग वहाँ से जा रहा है। चैन कहता है, ब्रो वो रही वो लड़की। मिस्टर वोथिंग कहता है, वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बेबी है। चैन कहता है, कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? मिस्टर वोथिंग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो चैन कहता हाँ, हुआ फैमिली शुरू से सिंगल लाइन चलती आ रही है, बेबी सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये बच्चे का आज बर्थडे है, केक की जगह बन का यूज कर रहे हैं। ओल्ड मैन तो ग्रैंडसन के लिए पागल है और ये बेचारा बच्चा बर्थडे पे केक की जगह बन खा रहा है। बट अगर ये तुम्हारा बेटा होता, यानी हुओ फैमिली का बिलियनियर ग्रैंडसन, ओल्ड मैन तो इसके लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आते। बट मिस्टर हुओतिंग अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। बाबा थोड़ा सैड होता है कि उसके बर्थडे पे भी उसको डैडी नहीं मिले, तो कहती है सैड मत हो, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तभी वेन्नोन को हुओ ग्रुप से कॉल आता है कि तुम्हारा रेज्यूमे पास हो गया है, तुम कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हो। तो वो बाबा को बताती है कि मैं सीईओ की सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, यही हुओ ग्रुप की है। मैंने सुना वो बहुत ज्यादा बिलियनियर है, अगर मेरी वहाँ जॉब लग गई तो मुझे बहुत सैलरी मिलेगी, और सोचते उस सैलरी से और मेरी ऑर्डर वाली सैलरी से बाबा की सर्जरी के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। बाबा कहता है वो ग्रुप के प्रेसिडेंट बहुत समझदार होंगे, तभी तो मेरी मम्मी को चूज करेंगे। फिर वो उसे बन खिलाने लगती है और सोचती है उस बैगर का थैंक यू, उसने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। और हम देखते हैं वहीं से मिस्टर हुओ अपनी कार से जा रहा है। जैसे जुए कंपनी में आती है, एम्प्लॉय गर्ल्स बातें कर रही थी कि मिस्टर हुओतिंग उस 5 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं। लगता है प्रेसिडेंट अभी तक उसे भूल नहीं पाए, वही प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी। फिर तो कितनी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर आते हैं जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके जा रहे थे। तो एम्प्लॉय गर्ल्स बातें करने लग जाती है, अरे वाह ये तो एक्सपेंसिव नेकलेस है, लग्जरी बैग्स और लिमिटेड एडिशन हील्स, ये सब प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को गिफ्ट देंगे। हमें तो प्रेसिडेंट की वाइफ से बहुत जलन हो रही है। पर जुए को गुस्सा आ रहा होता है कि मैं रोज इतने अच्छे कपड़े पहन के आती हूँ ताकि प्रेसिडेंट को पटा सकूं, पर मेरी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, आखिर कौन है वो लड़की। तभी वहाँ पर वो वेन्नोन को देखती है तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो सबको बताती है कि मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। जुए कहती है कोई जरूरत नहीं देने की, तो इंटरव्यू में फेल हो गई है। वेन्नोन कहती है भला बिना इंटरव्यू दे कोई फेल कैसे हो सकता है। जुए कहती है मैं हुओ ग्रुप की एचआर मैनेजर हूँ और मैं तेरा इंटरव्यू लेने से पहले बता रही हूँ कि तू फेल है, और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर वहां से उसे बाहर निकलवाने लगी थी। वेन्नोन सोचती है मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे पैसों की जरूरत है, और कहती है जुए प्लीज मुझे एक चांस दे दो। जुए कहती तो तुम मुझसे भीख मांग रही है, पर भीख ऐसे नहीं मांगते हैं, नील डाउन होकर भीख मांग। वेन्नोन सोचती है मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वो नील डाउन होने लगी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआ जाता है और कहता है रुक जाओ। वो सोचती है ये प्रेसिडेंट है, इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। मिस्टर हुओतिंग को भी वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही होती है। वेन्नोन कहती है मैं सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ और मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है, प्लीज मुझे इंटरव्यू देने का चांस दीजिए। जुए कहती बिल्कुल भी नहीं, बट मिस्टर हुओतिंग को वो काफी एलिगेंट लगती है, इसलिए वो हाँ कर देता है। तो वो सोचती है बाबा सही बोल रहा था, प्रेसिडेंट काफी समझदार है। फिर वेन्नोन इंटरव्यू क्लियर करके मिस्टर हुओतिंग के ऑफिस में आती है और पूछती है प्रेसिडेंट आज का क्या काम है। मिस्टर हुओतिंग वो सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को देख रहा था और पूछता है बताओ इसमें से मैं कौन सा वाला चूज करूं। वो समझ जाती है पक्का प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के लिए ले रहे होंगे, तो पूछती है ये आपकी वाइफ के लिए है। वो सोचता है वो अभी तक मेरी वाइफ नहीं बनी है, और फिर कहता है मैं उसे 5 सालों से नहीं मिला हूँ, इसलिए उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो सोचती है कैसा कोइंसिडेंस है, 5 साल से तो मैंने भी उस बैगर से नहीं मिली हूँ, क्या वो भी मुझे गिफ्ट देने की सोच रहा होगा। अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, भला बैगर के पास इतने पैसे थोड़ी ना होंगे मुझे गिफ्ट देगा। मिस्टर वो पूछता है आखिर लड़कियों को कौन सा गिफ्ट चाहिए होता है। वेन्नोन कहती है इस टाइम तो मुझे सबसे ज्यादा 1 मिलियन की जरूरत है। वो कहता है बट उसे 1 मिलियन की जरूरत नहीं होगी, तुम इसमें से चूज करो कुछ। तो वो कहती है गिफ्ट के बड़ा छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता, वैसे आपकी वाइफ किस टाइप की है। तो वन नाइट स्टैंड को याद करके बताने लग जाता है उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। वेन्नोन आगे होकर चूज करने वाली थी, बट उसका पैर मुड़ जाता है और मिस्टर हुओतिंग उसे कैच कर लेता है और सोचता है इसमें से वो वाली खुशबू क्यों आ रही है। वो थैंक यू करती है, बट वो तो उसके और क्लोज हो जाता है, कौन हो तुम। वो बताती है तुम्हारी सेक्रेटरी। तो सोचता है कहीं यही वो 5 साल पहले वाली नहीं है, और पूछता है 5 साल पहले क्या तुम ग्रैंड होटल में थी। पर तभी चैना चाहता है और वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। फिर मिस्टर हुओतिंग को लगता है कि जरूर उसे कंफ्यूजन हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। चैन उसे फोन देता है। इनफैक्ट मिस्टर हुओतिंग के ग्रैंडपा कॉल आया था जो कहते हैं मैं कंपनी के बाहर हूँ, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें टेम्पल पे लेके जाना है प्रे करने के लिए। वो मना करता है तो ग्रैंडपा दर्द होने का नाटक करने लग जाते हैं, तो मिस्टर हुओतिंग को ना चाहते हुए जाना पड़ता है। इधर पापा देखता अरे वाह ये है वो ग्रुप इतना बड़ा, मम्मी यहाँ पे काम करती हैं। मैं गेट के बाहर वेट कर लूंगा, मम्मी को सरप्राइज दूंगा। मिस्टर हुओतिंग कहते डैड प्लीज आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो। तो वो कहते मैं क्या करूँ, जब तुम मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं दे रहे हो तो मुझे टेम्पल में जाके प्रे करना पड़ेगा। बट उनकी गाड़ी के आगे एक बच्चा आ जाता है तो जल्दी से ब्रेक लगाते हैं, तो वो जल्दी से बाहर भाग के आके देखते हैं। मिस्टर हुओतिंग बाबा को गोद में उठा लेता है और देन वो उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं। डॉक्टर बताता है कि बच्चा ठीक है, जल्दी होश में आ जाएगा। डैड कहते हैं ये बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। मिस्टर हुओतिंग कहते डैड आप ग्रैंडसन पाने के चक्कर में पगला गए हो। पर डैड को यकीन नहीं आ रहा था और वो उस बच्चे का एक हेयर ले लेते हैं और मिस्टर हुओतिंग का भी एक बाल पाड़ लिया था। तो डॉक्टर से कहते हैं इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाओ। तो डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट लेके आता है। ग्रैंडपा तो रिपोर्ट देख के बड़ा खुश होते हैं, ये सच में मेरा ग्रैंडसन है, मैं ग्रैंडपा बन गया। मिस्टर हुओतिंग भी हैरान था ये मेरा बेटा है।
ग्रैंडपा कहता मैंने तो पहले ही कहा था। लगता है गॉड ने मेरी सुन ली। मिस्टर होथिंग सोचता है इसका मतलब 5 साल पहले वाली वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने मेरे बेटे को जन्म दिया। इतने वहाँ पर बाबा की आवाज़ें सुनता है तो कहता कहीं वही तो नहीं है। वेनोन बाबा की लोकेशन ट्रैक करती हुई वहाँ पे आ रही थी। वो घर पे नहीं हॉस्पिटल में है। अचानक से उसे क्या हो गया। मिस्टर होथिंग गेट के पास खड़ा हो जाता है। आखिर मैं 5 साल पहले वाली लड़की से मिल पाऊंगा। और इधर वेनोन भी गेट खोलने वाली थी। मिस्टर होथिंग जैसे गेट खोलता है वहाँ पे तो कोई नहीं था। बाबा मम्मी मम्मी करता वहाँ से उठ के भाग लेता है। इनफैक्ट वेनोन तो दूसरे रूम का गेट खोलने वाली थी और वो बाबा को देख लेती है। क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वो सोचता है मैं मम्मी को नहीं बताऊंगा कि मैं कार से ठुका था वरना मम्मी को चिंता होगी। और कहता है मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो आपको ढूंढता हुआ आ गया तो हॉस्पिटल में गलती से खो गया था। वो कहती है आगे से इधर उधर मत जाना वरना मुझे चिंता होती है। पर एक गुड न्यूज है, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, चलो मैं तुम्हें अपने पार्ट टाइम वर्क में ले चलती हूँ। तो वो भी खुश होता है, ये हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। ग्रैंडपा खुश होकर अंदर आते हैं पर देखते हैं उनका ग्रैंडसन तो वहाँ से गायब है। तो हल्ला मचाने लग जाते हैं, जल्दी से मेरे यंग मास्टर को ढूंढो। तो मिस्टर होथिंग बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी जल्दी मेरे बेटे को ढूंढो। बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर भागकर जा रहे थे। वहीं पे वेनोन बाबा को लेकर खड़ी थी। पर बॉडीगार्ड्स को लगता है कि ये इसका बेटा होगा, इसलिए वो लोग उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। और वेनोन बाबा को लेकर चली गई थी। चैना के बताता है कि बॉडीगार्ड्स ने हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग में ढूंढ लिया, यंग मास्टर का कहीं पता नहीं चला। ग्रैंडपा ने अभी भी हल्ला मचा रखा था, इसलिए मिस्टर होथिंग बॉडीगार्ड्स को और जगह पे ढूंढने को भेज देता है। ग्रैंडपा कार में बैठे रो रहे थे, मेरा ग्रैंडसन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वहीं पे वेनोन बाबा को अपने स्कूटर पे पीछे बैठा के लेके जा रही थी। ग्रैंडपा कार से देख लेते और कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरा ग्रैंडसन जैसा लग रहा है। और मिस्टर होथिंग देख लेता है कि आगे वाली लड़की तो उसकी सेक्रेटरी है। वो कहती है प्रेसिडेंट आप यहाँ पर, मैं तो अपने बेटे को पार्ट टाइम जॉब पे लेके जा रही हूँ। तो मिस्टर होथिंग तो हैरान हो जाता, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी शादी हो गई। तो वो सोचती है मैं ऐसे बैगर के बारे में थोड़ी ना बताऊंगी और कहती है हाँ ये मेरे और मेरे हस्बैंड का बेटा है। तो वो बेचारा सैड हो जाता है और कहता है वो मेरा नहीं, मेरी सेक्रेटरी और उसके हस्बैंड का बेटा है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है। मिस्टर होथिंग कहता है ये अपने बेटे को पार्ट टाइम जॉब पे लेके जा रही है, ऐसी कौन सी जॉब करती है। चेन कहता है कपड़ों को देख के लग रहा है फूड डिलीवरी करती होगी। तो मिस्टर होथिंग कहता है आधी रात में कौन फूड डिलीवरी करते हुए अपने बेटे को लेके जाता है, इसका हस्बैंड कहाँ पे है। चेन कहता है इसके तो 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो इसका हस्बैंड टपक गया है या फिर घर पे पड़ा नकारा होगा। तभी मिस्टर होथिंग को छींक आ जाती है। चेन कहता है ब्रो पक्का तुम्हें कोई गाली दे रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं अगर वो बच्चा मेरा ग्रैंडसन होता ना, आधी रात में तो उसे कभी भी फूड डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, और तो और मैं तो उसके लिए प्लेन्स ला के देता। मैं अपने ग्रैंडसन को ग्रैंड ब्लेसिंग पार्टी देना चाहता हूँ, बस मुझे वो दोबारा से फिर से वापस मिल जाए। वेनोन कहती है बाबा मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है मेरे साथ। तो कहता है जब तक मम्मी मैं आपके साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी देखो वो स्टार्स हमारा पीछा कर रहे हैं। वेनोन कहती है हो सकता है वो स्टार्स तुम्हारे डैडी हों, तुम्हारे डैडी भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो बाबा कहता है डैडी मम्मी और मैं भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक गर्ल कंपनी बताती है कि मिस्टर होथिंग का एक बेटा भी है, आखिर कौन होगा वो ग्रुप का लिटिल प्रिंस। मिस्टर होथिंग के डैड तो ग्रैंड पार्टी रखवा रहे हैं जिसमें वो सबको लिटिल प्रिंस के साथ मिलवाएंगे। जैसी वेनोन आती है तो ज़ोए कहती है सीयू का ऑलरेडी बेटा है और तेरा भी बेटा है, पर तेरे बेटे का बाप एक बैगर है। वेनोन कहती है कितनी बदबू मार रही हो, अपना मुंह बंद रखा करो। मिस्टर होथिंग वेनोन को कॉल करता है कि वो फैमिली की आज पार्टी है तो मैं कंपनी नहीं जा पाऊंगा। काम खत्म होते ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो फैमिली में दे आना। वो कहती है पर काम खत्म होते ही मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना है, क्या मैं अपने बेटे को भी पार्टी में ला सकती हूँ। वो हाँ कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में वो फैमिली की पार्टी में देखते हैं। वेनोन बाबा को लेके आती है। वो कहता है वाओ इतनी आलीशान पार्टी है। ग्रैंडपा सबका वेलकम करते और बताते हैं कि आज एक गुड न्यूज है, मेरा ग्रैंडसन है और मैंने ये सब अपने ग्रैंडसन के लिए प्रिपेयर किया है। फिर वहाँ पे 4 लड़कियों को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये पहली मेरे ग्रैंडसन की नैनी होगी, दूसरी उसकी डाइटिशियन होगी, तीसरी मेरे ग्रैंडसन की ट्यूटर होगी जो उसे पढ़ाएगी, और चौथी उसकी प्लेमेट जिसके साथ वो खेलेगा। और तो मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए बच्चों वाला महल भी बनवाया है। और सोचते हैं भले ही वो अब तक मुझे मिला नहीं है। तो कहते हैं उम्मीद करता हूँ मेरा ग्रैंडसन जल्दी घर वापस आएगा। तो सब लोग उनके साथ प्रे करने लगते हैं कि हाँ वो फैमिली का लिटिल प्रिंस जल्दी घर वापस आ जाए। वेनोन सोचते हैं उस बच्चे को सब कितना प्यार करते हैं और एक मेरा बेटा बाबा है। देन वो बाबा को एक जगह पे बैठा देती है, तुम यही रहना, मम्मी अभी प्रेसिडेंट को डॉक्यूमेंट देकर आती है। बाबा कहता है हाँ मम्मी मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूंगा। पर ज़ोए उसे देख लेती है, इसकी इतनी हिम्मत अपने जंगली बेटे को यहाँ पे ले आई। एक बैगर का बेटा वो फैमिली के लिटिल प्रिंस की पार्टी में अलाउ नहीं है आने को। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर 2 नैनीज आती हैं। एक कहती है ये रेड वेलवेट केक ग्रैंडपा ने यंग मास्टर के लिए बनवाया है, काश वो जल्दी घर आ जाए। तो ज़ोए कहती है ये वाला केक उस बच्चे को जाके दे दो। नैनी कहती है पर ये तो यंग मास्टर के लिए है। तो ज़ोए उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है, इसलिए नैनी वो रेड वेलवेट केक ले जाकर बाबा को दे देती है। बाबा कहता है सॉरी आंटी, पर मेरी मम्मी ने मना किया, दूसरों की चीजें नहीं रच करते। नैनी कहती है पर ये केक खाने के लिए है और सब लोगों को ही मिला है। बाबा कहता है सच में? तो कहती हाँ तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तो बाबा को बेचारे के पेट में चूहे कूद रहे थे और कहता है थैंक यू आंटी, और वो खाने लग जाता है। तभी दूसरी नैनी आकर कहती है वो रेड वेलवेट केक कहाँ गया? तो ज़ोए कहती है
मैंने अभी उस बच्चे को देखा था। वो देखो, वो यंग मास्टर का केक चुरा के खा रहा है। वेनुअन मिस्टर हुओतिंग को मैसेज कर रही होती है, तभी उसके बाबा की आवाज आती है जो चिल्ला रहा था कि मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। तो भागकर जाती है, किसने मेरे बेटे को बुली किया। ज़ूए कहती है, आ गई तू? मेरे बेटे के हाथ पैर कितने गंदे हैं, इसकी इतनी हिम्मत, इसने लिटिल प्रिंस का केक चुराया। तो वेनुअन पूछती है, बेटा बताओ क्या हुआ था। तो वो अपने बैग में से केक निकालता है और कहता है, मम्मी आंटी ने मुझे केक दिया था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, पर ये बहुत टेस्टी था ना इसलिए मैंने आपके लिए भी रख लिया। और बताता है इस वाली आंटी ने दिया था और बोला था कि सबको एक केक मिला है, तो मम्मी मैंने ये चुराया नहीं है। कहती बेटा मुझे तुम पे भरोसा है। और कहती है मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, तो मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करने हैं। ज़ूए कहती तू खुद को समझती क्या है, ये हुओ फैमिली है, ऐसा नहीं है जो तेरे कहने पे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक होंगे। और तेरे बेटे ने केक चुराया है, वो क्या खुद को लिटिल प्रिंस समझता है, और तू क्या खुद को प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रही है। और हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसमें से मिस्टर हुओतिंग निकलता है। ग्रैंडपा उससे पूछने लग जाते हैं, क्या तुम्हें मेरा ग्रैंडसन मिला? वो कहता अभी तक नहीं। चैन कहता बड़ी अच्छी बात है, हमने पूरा शहर खंगाल मारा पर यंग मास्टर का कहीं पता नहीं चला। तभी मिस्टर हुओतिंग को वेनुअन का मैसेज आता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्क पे रख दिए। सोचता है वो अपने बेटे को लेके आई होगी यहाँ पे। तभी बाबा के दोबारा से नोज में ब्लड निकलने लगा था, उसे उसकी चिंता होती है। तो कहता है मम्मी मैं साफ कर लूंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा, बट वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है। तो वो रोने लग जाती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगी थी। पर ज़ूए उसका रास्ता घेर लेती है, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। वो कहती है मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो ज़ूए कहती है एक बैगर के बेटे को अगर कुछ हो भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तुझे लगता है इसकी लाइफ लिटिल प्रिंस जितनी कीमती है। वेनुअन फिर भी अपने बेटे को लेके जाने लगी थी, बट ज़ूए उसे जानबूझ के गिरा देती है। इतने वहाँ पर मिस्टर हुओतिंग आ जाता है और देखता है उसके फेस पे केक लगा है, तो हैंकी से साफ करने लग जाता है। वो कहती है मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलो। मिस्टर हुओतिंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कार निकालो, पर ज़ूए कहती है इस जंगली बच्चे ने लिटिल प्रिंस का केक चुराया है। और वो लोग ग्रैंडपा को शिकायत करने लग जाते हैं। मेड्स भी ज़ूए के कहने पे झूठ बोल रही थी, पर ग्रैंडपा उस बच्चे को देख सोचते हैं काफी हद तक मेरे ग्रैंडसन जैसा लग रहा है। इनफैक्ट वेनुअन ने बाबा को हक कर रखा था, इसलिए उसका फेस नहीं दिख रहा होता उन्हें। तो ग्रैंडपा उस बच्चे का फेस देखने लग जाते हैं, बट उसके फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। वेनुअन बताती है कि मेरे बेटे ने केक नहीं चुराया। तो मिस्टर हुओतिंग सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है, तो मेड डर के मैंने बता देती है कि ज़ूए ने मुझे पैसे दिए थे कि इस बच्चे को केक दे दूं और इस पे झूठा चोरी का इल्जाम लगाऊं। वेनुअन को गुस्सा आ रहा था, तुम 5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्श सकती। तो मिस्टर हुओतिंग गुस्से से ज़ूए को जॉब से फायर कर देता है कि दोबारा मुझे अपना थोबड़ा भी मत दिखा देना। वो पैरों में गिर जाते, मुझसे गलती होगी, मुझे दोबारा मौका दे दो। मिस्टर हुओतिंग कहता माफी हमसे नहीं, इन माँ बेटे से मांगो। तो ज़ूए को ना चाहते हुए भी वेनुअन और बाबा से माफी मांगनी पड़ती है, पर वेनुअन कहती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कुछ लोग माफी के लायक होते ही नहीं है। ग्रैंडपा कहने पर मिस्टर हुओतिंग बाबा को गोद में उठा लेता है और वेनुअन के साथ उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगा था। इधर ये बाबा को हॉस्पिटल ले आए थे। वेनुअन की हालत देख मिस्टर हुओतिंग कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड को बुलाऊं? कहती है कोई जरूरत नहीं है। वो पूछता है क्यों, तुम्हारे हस्बैंड को फिक्र नहीं होगी? तो कहती है प्रेसिडेंट मैंने तुमसे जिस दिन झूठ बोला था, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। एक्सीडेंट की वजह से मैं यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी मॉम ने छोड़ दिया और डैड ने दूसरी शादी कर ली, मुझे कंट्री साइड में फेंक दिया गया, मुझे मेरी ग्रैंडमा ने पाला है, मुझे हमेशा से फैमिली कमी लगती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। सिंगल मॉम बनना थोड़ा मुश्किल है, बेबी का ध्यान रखना, पैसे कमाना, बट मेरे बेटे ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, बहुत ही समझदार बच्चा है। पर गॉड ने मेरे साथ मजाक कर दिया। एक दिन उसको नोज ब्लीड होने लगी, पता चला उसे ल्यूकेमिया है। मुझे रोना आ गया, मेरे बेटा भी रोने लग गया, हम उस दिन पूरी रात रोते रहे। बाकी बच्चों के बचपन में डैड होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लव करने वाले होते हैं, बट उसका कोई नहीं है। मैं इतनी सेल्फिश थी, मेरी वजह से मेरे बेटे को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं हूँ। मिस्टर हुओतिंग सोचता है इसे रोते हुए देख के मुझे दर्द क्यों हो रहा है, और कहता है खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो अपना सर उसकी चेस्ट पे रख लेती है। मिस्टर हुओतिंग उसे हक करने वाला था, तभी वहाँ पर चैन टपक पड़ता है और कहता ब्रो कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ नहीं देखा। इतने में डॉक्टर बाबा को ले आती है और कहती है अभी ये खतरे से बाहर है। तो चैन मिस्टर हुओतिंग से पूछता है क्या तुम्हारा वेनुअन के साथ अफेयर चल रहा है? कहता क्या बकवास कर रहे हो, मुझे बस इन दोनों माँ बेटों के लिए बुरा लग रहा है, पता नहीं बाबा का डैडी कहाँ होगा। चैन कहता पक्का वो टपक गया होगा। तभी मिस्टर हुओतिंग को छींका जाती है। चैन कहता ब्रो तुम्हें कौन गालियां दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत, इतनी तो मेरी भी हिम्मत नहीं है। ग्रैंडपा मिस्टर हुओतिंग को कॉल करके पूछते हैं कि वो बच्चा कैसा है। वेनुअन सोचती प्रेसिडेंट और उनके डैड कितने अच्छे इंसान हैं, लिटिल प्रिंस सच में बहुत लकी है, और कहती है मेरा बेटा एकदम ठीक है, और उनका थैंक यू करती है। ग्रैंडपा कहते अगर थैंक यू करना है तो मुझे मेरा ग्रैंडसन ढूंढने में हेल्प करो। वो पूछती है आपका ग्रैंडसन कैसे दिखता है? तो वो उसको ड्राइंग बना के दिखाते हैं कि मेरा ग्रैंडसन तो बहुत हैंडसम है। वेनुअन कहती है हाँ बहुत कूल है। मिस्टर हुओतिंग जाता उसे देख रहा था, वो भी उसे देखती है, बट फिर वो भाग जाता है। वेनुअन कहती है बाबा तुम अब उठे, मम्मी को डरा ही दिया। वो कहता मम्मी चिंता मत करो, मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहूंगा। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है। डॉक्टर कहती है तुम्हारे बेटे की सर्जरी टाली नहीं जा सकती है, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन का इंतजाम कर लो। फिर नेक्स्ट डे वेनुअन जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। प्रेसिडेंट पूछता है तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखने जाना है?
तो कहती नहीं, बार में ड्रिंक सर्व करने। फिर वो बार में अपनी वेटरेस की पार्ट टाइम जॉब करने आती है। एक कस्टमर कहता है तुम ड्रिंक करो, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा। तो वैनवन बॉटल उठा के पीछे आती है, वो उसे और पैसे देता है। तो वो और ज्यादा बॉटल्स पीने लगी थी कि बोतली खाली कर रही होती है। ऐसे करके उसने 40,000 कमा लिए थे। वैनवन को टल्ली हालत में देख के जुए वहीं पर उसी बुढ़े वैन को लेके आती है। 5 साल पहले इसकी तुम्हारे साथ शादी हो जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं हो पाई तो आज रात के लिए तुम्हारी है। तो वैंग उसे पकड़ने लगा था बट वो वहाँ से भाग लेती है। वैनो नशे की हालत में थी और सोचती है 5 साल पहले तो मुझे उस बैगर ने बचा लिया था, बट इस बार कौन मेरी हेल्प करेगा। जैसे वो एलिवेटर का बटन दबाती है उसमें से मिस्टर होतिंग निकलता है। वैंग उसे पकड़ने लगा था बट मिस्टर होतिंग को देख के डर जाता है। मिस्टर होतिंग वैनो से पूछते तुम कितनी टली हो गई हो और उसे गोद में उठा के ले जाता है। ज़ोए सोचते अच्छा तो ये वैनवन प्रेसिडेंट को पटा रही है। वैंग कहता है मिस्टर होतिंग इस वैनवन को लाइक करता है तो मैं मिस्टर होतिंग से पंगा नहीं ले सकता। तो ज़ोए कहती है प्रेसिडेंट की ऑलरेडी वाइफ और बच्चा है तो वो भला इसे को पसंद करेगा, चिंता मत करो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ के वैनवन को तुम्हारे बेड तक भेज दूंगी। मिस्टर होतिंग वैनवन को उठाकर सोफे पे बिठाता है। तुमने कितनी चढ़ा ली है, पता भी ऐसी जगह कितनी डेंजरस हो सकती है। तो कहती है मैं बहुत पी सकती हूँ। वो हटने लगा था तो उसका ब्लेजर पकड़ के वापस खींच लेती है। देन उसके गले में हाथ डाल लिया था। फिर वो उसे सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गई थी और उसे अक्कर के सोने लगती है। तो वो सोचता है ये बिल्कुल 5 साल पहले वाली उस लड़की जैसी लग रही है और वो भी उसे किस करने लगा था। बट फिर अचानक से उसे होश आता है वो ये सब क्या कर रहा है, इसलिए वो रुक जाता है। ये वो लड़की नहीं है और ना ही ये मेरे बेटे की मॉम है। टल्ली वैनवन बड़बड़ा रही होती है मैं और पी सकती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाकर अपने बेटे का इलाज कराऊंगी। वो पूछता तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कहती है 1 मिलियन। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट के साथ आता है। तो असिस्टेंट कहता है कि सबने बहुत मेहनत की है, आज अवार्ड के तौर पे बड़ा प्राइस मिलेगा लॉटरी में। तो सब लोग अपना अपना कार्ड उठा लेते हैं। किसी को 1 लाख, किसी को 5,000, किसी को 50,000 मिले थे। पर जब वैनवन स्क्रैच करती है तो उसे 1 मिलियन मिलते हैं। तो वो खुश होकर प्रेसिडेंट को बताती है मैं 1 मिलियन जीत गई। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे पता नहीं चलता। वो भाग कर आकर प्रेसिडेंट को हक कर लेती है कि अब मेरा बेटा बावा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे वो उसे हक करने वाला था तभी उसे होश आता है वो ये सब क्या कर रही है। तो एकदम से दूर हो जाती है कि मुझे काम पे जाना चाहिए। वो उसे देख रहा था तो चैना कर कहता है बॉस आप तो इनाम बांटने में कुछ ज्यादा ही माहिर नहीं हो, मुझे भी 1 मिलियन चाहिए। मिस्टर होतिंग उसकी बात टालता है तो कहता है कहीं आपको आपकी सेक्रेटरी से प्यार तो नहीं हो गया। बट वो उसको मार के भगा देता है और सोचता है मेरे दिल में सिर्फ वो 5 साल पहले वाली है और मेरा बेटा मुझे मिल को नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर बताती है कि बच्चे की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। तो वैनवन बहुत खुश होती है कि बाबा का ल्यूकेमिया ठीक हो गया, वो भी मिस्टर हो की वजह से। तो कहती है तुम्हें मैं उनसे मिलवाने ले चलूंगी ताकि हम उनका थैंक यू कर सकें। और फिर उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में लेके जाने लगती है। प्रेसिडेंट से मिलो ना, शरारत मत करना बिल्कुल भी। बाबा कहता है मैं तो बहुत स्वीट हूँ, प्रेसिडेंट तो मेरी बातों से खुश हो जाएंगे, आपको प्रमोशन कर देंगे। बट ऑफिस में आकर देखती है प्रेसिडेंट कहाँ गए। बट असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो लिटिल प्रिंस को ढूंढने गए हैं, इसलिए वैनवन उसे वापस लेके जाने लगती है। बाबा पूछता है इसका मतलब आपके बॉस का भी बेटा है। वो कहती हाँ लिटिल प्रिंस अभी वापस नहीं आया है। तो बाबा कहता मुझे ऐसा लग रहा है आज लिटिल प्रिंस मिल जाएगा। फिर वहाँ पर एक कार आती जिसमें से ग्रैंडपा निकलते हैं और बॉडीगार्ड्स को डांटने लगे थे तुम लोग अभी भी मेरे ग्रैंडसन को ढूंढ नहीं पाए, और गॉड से प्रे करने लग जाते हैं। जैसे वो कंपनी के अंदर चलने लगे थे वैनवन बाबा को लेके जा रही होती है तो कहते मेरा ग्रैंडसन मिल गया। वैनवन बाबा को लेकर कंपनी के बाहर जा रही थी और वो शीशे के अंदर से उसे देख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल यही मेरा ग्रैंडसन है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसे दिखता है। इससे पहले ग्रैंडपा उनसे मिलने जाते तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती जिसमें से गुंडे निकल कर वैनवन और बाबा को पकड़ के ले जाते हैं। तो ग्रैंडपा चिल्ला रहे थे मेरे ग्रैंडसन को कहाँ ले गए। भागते उनका शूज भी निकल जाता है बट उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और बॉडीगार्ड को फोन करते हैं ग्रैंडसन मिल गया है बट वो खतरे में है। देन वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आकर ग्रैंडपा के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं चलो मेरे पीछे, मेरे ग्रैंडसन को ढूंढना है। इधर गुंडे वैनवन और बाबा को पकड़ के वैन फैमिली में ले आते हैं। वहाँ पे उसके डैड, स्टेप मॉम और जुए होते हैं और उन लोगों ने वैनवन की ग्रैंडमा को पकड़ रखा था। तो वैनवन पूछती तो आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। स्टेप मॉम कहती है भले मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ पर मुझे भी तुम्हारी शादी की बहुत परवाह है। वैंग वहाँ पर आ जाता है कि मुझसे शादी कर ले। डैड कहते तुम्हें तो इससे 5 साल पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। तो वैनवन कहती है ये मुझसे कितना बड़ा है, इसकी पिछली 4 वाइफ्स की डेथ हो चुकी है और आप लोग मेरी इससे शादी करा रहे हो। ग्रैंडमा डैड से कहती है मेरी बेटी ने तुमसे प्यार में पड़ के शादी कर ली पर तुमने उसे धोखा दिया कि वो बेचारी जी नहीं पाई, पर नोआनो तो तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है, कम से कम इसे तो बख्श दो। डैड कहते हैं वैंग रिच फैमिली से है, हमारे बिजनेस में हेल्प होगी। तो वो सोचती है डैड तो मुझे बस पैसे कमाने का टूल समझते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा कार लेके आ जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरे ग्रैंडसन के रोने की आवाज है। इनफैक्ट अंदर इन लोगों ने बाबा को पकड़ के रख रखा होता है। इससे पहले वो लोग इन दोनों माँ बेटों को बुली करते तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। चोट की वजह से वैनवन बेहोश हो गई थी। तो ग्रैंडपा पूछते मेरे ग्रैंडसन रो क्यों रहे हो, किसने तुम्हें बुली किया। तो वो सबकी तरफ इशारा करता है। जुए कहते आप गलत समझ रहे हो, ये आपका ग्रैंडसन नहीं है, ये तो किसी बैगर का जंगली बच्चा है। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंडसन को ऐसा बोलने की। और उनके कहने पे बॉडीगार्ड्स जाकर उन सबको थपड़ो थपड़ी करने लग जाते हैं और तो और उनके हाथ पकड़ के उनको घुटनों पर ला दिया था। जुए कहते लिटिल प्रिंस नहीं है। तभी बटर उसके और थपड़ा मारता है।
ग्रैंडपा कहते यही हुआ फैमिली का वारिस है, तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को परेशान किया, अब तो तुम लोग अपनी जान की खैर मनाना। वैन कहता मुझे नहीं पता था कि ये लिटिल प्रिंस है, वो तो इन लोगों ने मुझे झूठ बोला था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तो ग्रैंडपा गुस्से में आकर वैन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गया था, और कहते हैं इस शहर में अब से वैन फैमिली का कोई नामो निशान नहीं होगा, तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाओ। डैड कहते हैं मैं तो लिटिल प्रिंस का ग्रैंडपा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं अब अपने फायदे के लिए ऐसा बोल रहे हो, पहले से परेशान कर रहे थे, और बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन सबको वहाँ से बाहर फेंकवा देते हैं। जबकि बाबा रोता हुआ अपनी मम्मी को उठा रहा था, तो ग्रैंडपा कहते तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलेंगे। पर जैसे ग्रैंडपा वैन का फेस देखते तो एकदम हैरान, तो मिस्टर वोटिंग की सेक्रेटरी है, इसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। इधर चैन कहता है ब्रो लिटिल प्रिंस का पता क्यों नहीं चल रहा। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस सेक्रेटरी अपने बेटे के साथ आई थी आपके ऑफिस में, बट आप नहीं थे। मिस्टर होतिंग पूछता है उसका बेटा कैसा है, तो सिस्टर बताता है कि उसका ल्यूकेमिया ठीक हो गया। वो कहता है अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तभी चैन को कॉल आता है और कहता है ब्रो तुम सेक्रेटरी के बेटे को भूल जाओ, क्योंकि ग्रैंडपा बता रहे हैं कि तुम्हारा बेटा मिल गया। बाबा डॉक्टर से पूछता है मेरी मॉमी कैसी है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी मॉम की चोट पे पट्टी बांध दी है तो अब बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो खुशी के मारे नाच पड़ता है। ग्रैंडपा कहते मेरी ग्रैंडसन आओ मेरे पास। तो ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम सच में इसके ग्रैंडपा हो। तो ग्रैंडपा ने तो डीएनए रिपोर्ट पॉकेट में रख रखी थी और एकदम से निकाल के दिखा देते हैं। ग्रैंडमा कहती है बाबा ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। तो वो उनको ग्रैंडपा बोलता है और वो उसे हक कर लेते हैं। इतने मिस्टर होतिंग भाग कर आता है मेरा बेटा कहाँ है। तो ग्रैंडपा के बताने पे बाबा डैडी डैडी करता हुआ भाग कर जाता है। तो मिस्टर होतिंग तो भागता हुआ घुटनों पे आ गया था और अपने बेटे को सीधा गोद में उठा लेता है। बाबा रोता पूछता डैडी क्या सच में तुम हो ये, आप अब क्यों आए हो। मेरे जन्म को इतना टाइम हो गया है, मैं सारे बर्थडे विशेस में हर साल आपको ही मांगता था कि आप जल्दी वापस आ जाओगे। हर दिन आपका वेट किया, आप इतना लेट कैसे हो गए। मेरी मम्मी और मुझे आपकी जरूरत थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो मिस्टर होतिंग रोता हुआ उसे हक कर लेता है और कहता है सॉरी बेटा, मुझे तो पता भी नहीं तुम एग्जिस्ट करते हो, पर फ्यूचर में डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ग्रैंडपा रोते हुए फिर से बाबा को हक कर लेते हैं और कहते हैं मेरे साथ घर पे चलो। बट वो जाकर ग्रैंडमा को हक कर लेता है और कहता है मुझे तो अपनी मम्मी के साथ रहना है। तो ग्रैंडपा कहते तुम्हारी मम्मी भी हमारे साथ चलेगी ना। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि 5 साल पहले तुम दोनों में एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हुई है। मेरी ग्रैंड डॉटर को कोई नाम और स्टेटस थोड़ी ना है, तो वो तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाएगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं फिर इनकी शादी करा देते हैं। मिस्टर होतिंग कहता मैं तो खुद ही इनको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, अब मुझे मेरा बेटा भी मिल गया है, तो मैं पक्का उसी से शादी करूंगा। चैन कहता ब्रो सेक्रेटरी का क्या होगा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तभी अंदर रूम से बाबा की मॉम की आवाज आती है। मिस्टर होतिंग सोचता है ये तो सेक्रेटरी जैसी आवाज है। जैसे वो गेट खोल के अंदर जाने लगा था, ग्रैंडमा उसे रोक देती हैं कि अभी अभी तो उसे होश आया है और शादी की बात के लिए मैं खुद वैनोन से बात करूंगी, तुम लोग कल मिलना। मिस्टर होतिंग सोचता है हाँ मैं गलत समझ रहा हूँगा, और वैसे भी मेरी सेक्रेटरी थोड़ी ना वो 5 साल पहले वाली हो सकती है, और रेस्ट करने को बोलता है। ग्रैंडपा पूछते हैं बाबा तुम हमारे साथ चलोगे। वो कहता है पहले मम्मी डैडी की शादी हो जाए फिर मैं मम्मी के साथ जाऊंगा घर पे। फिर ग्रैंडपा बाहर आने लगे थे और कहते हैं बाबा की ग्रैंडमा मुझे जानी पहचानी से लग रही थी। चैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो किसी कंट्री साइड से है ना। फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडसन की मॉम कौन है, वो तुम्हारी। बट फिर अचानक से रुक जाते हैं और सोचते हैं मैं पहले से टेस्ट करूंगा। पूछते हैं तुम सेक्रेटरी के बारे में क्या सोचते हो। चैन मिस्टर होतिंग को घूर रहा था तो वो सोचता है क्या मेरे और वैनवन के बीच में इतना ऑब्वियस है कि हर कोई मुझसे उसी के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम अपनी सेक्रेटरी को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। मैं अपने ग्रैंडसन घर पे वेट करूंगा, और चले जाते हैं। इधर वैनवन को होश आता है तो बाबा को आवाज मारने लगी थी। तो ग्रैंडमा और बाबा जल्दी से अंदर आते हैं। वो पूछते तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो बाबा कहता हम एकदम ठीक है मम्मी। तब ग्रैंडमा बताती हैं कि बाबा का डैडी आया था। वैनवन पूछती है यानी वो बैगर। ग्रैंडमा कहती मुझे नहीं लगता वो कोई बैगर है, वो तो काफी रिच और नोबल फैमिली से लग रहा था। तो वो सोचती है 5 साल पहले तो वो बैगर जैसा दिखता था, बट उसके पास इतना कीमती जेट पेंडेंट कैसे हुआ। अब वो रिच और नोबल फैमिली से है, आखिर कौन है वो। और पूछती है बाबा के डैडी का नाम क्या है। ग्रैंडमा कहती है अरे मैं तो पूछना ही भूल गई। तभी बाबा एक ड्राइंग बना के दिखाता और कहता है मम्मी डैडी ऐसे दिखते हैं। तो वो हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है बाबा का डैडी तुमसे शादी करना चाहता है। वो कहती है मुझे याद नहीं रहा वो बैगर कैसा दिखता है, पर वो अच्छा इंसान था, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ ताकि बाबा को एक कंप्लीट फैमिली दे सकूँ। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं उसके साथ मीटिंग अरेंज करा दूंगी कल तुम्हारी। नेक्स्ट डे वैनोन आकर उसे फाइल्स देती है। मिस्टर होतिंग कहता है आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, तो मैं अपने बेटे की मॉम से मिलने जा रहा हूँ। वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी मेरे बेटे का डैड मिल गया है। तो मिस्टर होतिंग को पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर वो जब काम की बातें करने लगे थे तो एक्सीडेंटली काफी क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बट वो जल्दी से फाइल लेके जाने लगी थी, पर पैर मुड़ने से उसकी गोद के ऊपर गिर जाती है। उसे बचाने लगा तुम ठीक तो हो ना, बट एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। इतने वहाँ पर चैना जाता है और उन दोनों को ऐसे देख के हैरान, तो वो तुम जल्दी से हड़बड़ा के दूर हो जाते हैं।
मिस्टर होतिंग कहता है मैं अपने बेटे की मॉम से शादी करने जा रहा हूँ। वो कहती है हाँ मैं भी, मेरे बेटे का डैडी मेरा हस्बैंड बनेगा ओनली, और फाइल्स लेके वहां से भाग जाती है। चैन कहता ब्रो तुम और वो चोचे लड़ा रहे थे। मिस्टर होतिंग कहता तुम हर जगह को टपक पड़ते हो। चैन कहता ब्रो गलती तुम कर रहे हो, मैं जब भी आता हूँ तुम सेक्रेटरी से चिपके हुए मिलते हो, और इस बार तो हद ही हो गई, चोंच लड़ा रहे थे, अगली बार तो गुलू गुलू करोगे। मिस्टर होतिंग कहता बस करो, अगली बार कुछ नहीं होगा। चैन कहता ग्रैंडपा ने मुझे उस लड़की का वीचैट भेजा है, तुम इसे ऐड कर लो। इधर वेनवन आकर खुद को शांत करती है, उसके पास जाकर मेरी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है, और देखती है तभी उसे एक नए नंबर से मैसेज आया है जो बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे का डैडी हूँ, और दोनों मिलने के डिसाइड करते हैं। तो बताती है कि मैं प्रिंट वाले कपड़े पहन के आऊंगी। मिस्टर होतिंग और चैन वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो चैन उससे पूछता है वो लड़की दिखती कैसी है। मिस्टर होतिंग सोचता है मुझे तो खुद ही याद नहीं रहा सही से, मुझे बस उसकी खुशबू याद रह गई जो बिल्कुल सेक्रेटरी जैसी है। अरे वेट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे बस अपने बेटे की मॉम के बारे में सोचना है। और उसे मैसेज करता है तो वो कहती है हाँ मैं पहुंच रही हूँ। और तभी वहाँ पर वेनवन आ रही थी और पूछती है प्रेसिडेंट तुम यहाँ पर कर रहे हो, मैं तो अपने बेटे के डैडी को ढूंढने आई थी। कहता मैं भी अपनी बेटी की मॉम को ढूंढने आया हूँ। और फिर दोनों पलट कर खड़े हो जाते हैं, बट बीच में चैन आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कहीं तुम दोनों एक दूसरे से तो नहीं मिलने आए। तो वो दोनों भी सोचने लग जाते हैं। मिस्टर होतिंग सोचता है ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तभी देखता है दूसरी लड़की प्रिंटेड कपड़े पहन के आई है, तो सोचता है अच्छा वो है 5 साल पहले वाली। और जैसे उस लड़की के पास आने लगा था, उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो पूछता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं अपने बच्चे के बाप के साथ सारे रिश्ते तोड़ने आई हूँ। और दोनों वहीं पे चिपटने लग जाते हैं। तो मिस्टर होतिंग गुस्सा चाहता है, अच्छा तो ये मुझ पे चीट कर रही है, और उसे शेमलेस बोल के चला जाता है। तो वो दोनों कहते हैं पता नहीं कौन था ये। फिर वेनन सोचती है लिटिल बैगर अभी तक आया क्यों नहीं। अरे हाँ मैंने प्रिंटेड कपड़े कोट के अंदर पहन रखे हैं, तो वो मुझे पहचान नहीं पाया होगा। और जल्दी से कोट उतारने वाली थी, बट तभी उसे मैसेज आता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो सोचती है पहले खुद ही शादी का प्रपोजल लेके आया था, अब खुद ही मना कर रहा है। और मैसेज करती है ठीक है कोई जरूरत नहीं है। वापस जाने लगी थी, फिर से उसे प्रेसिडेंट मिल जाता है। दोनों का मूड खराब था, इसलिए वो दोनों बार में पहुंच जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। मिस्टर होतिंग ड्रिंक करना चाह रहा था और कहता है मेरी बेटी की मॉम ने मुझ पे चीट किया, उसका अफेयर चल रहा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो कहती क्या कोइंसिडेंस है, मेरे बेटे का बाप भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है यानी हम दोनों के एक जैसे हाल है। और दोनों बेचारे टूटे दिल के साथ चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं, पी के टल्ली हो जाते हैं। मिस्टर होतिंग कहता बस करो तुम बहुत टल्ली हो गई हो। वो कहती है अभी नहीं मैं तो और पीऊंगी, और उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपनी कार में ले आया था। बट टल्ली वेनवन चिल्ला रही थी मुझे और पीना है, तो मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे। वो कहता है जब भी तुम टल्ली होती हमेशा मुझसे क्यों टकरा जाती हो। तो कहती है मुझे तुमसे टकराने में मजा आता है। वो सोचता है मुझे इसमें से बिल्कुल उसके जैसी खुशबू आ रही है, ना चाहते मुझे इसके साथ कुछ कुछ हो रहा है। वो उसे चिपटने लग गई थी, तो कहता है मैं भी आखिर लड़का हूँ, पता है तुम फायर के साथ खेल रही हो। तो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लगी थी, और दोनों साथ में कार में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन उसने उसको हक कर रखा था और कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो पूछती कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहता है शादी कर लेते हैं, मैं अपनी बेटी की मॉम के साथ एंगेजमेंट तोड़ दूंगा, तुम अपने बेटे के बाप के साथ एंगेजमेंट तोड़ देना, और हम शादी कर लेते हैं। वो कहती है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहते जल्दी मुझे रिप्लाई देना। उसे पकड़ के किस करने वाला था, बट वो कहती रुको तुमने अभी प्रोटेक्शन यूज किया था ना। वो कहता कोई जरूरत नहीं है यूज करने की, मैं इनफर्टाइल हूँ। तो कहती है अगर तुम इनफर्टाइल हो तो लिटिल प्रिंस कहाँ से आया। तो मिस्टर होतिंग भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है, और कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, और उसे दोबारा से किस करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वेनवन चेकअप कराने के लिए जाती है और बताती है कि मुझे आजकल बहुत नींद आ रही है और थकान फील हो रही है। डॉक्टर कहती है कांग्रेचुलेशन तुम प्रेग्नेंट हो। वेनवन तो एकदम हैरान थी कैसे हो सकता है। डॉक्टर बताती है कि ये देखो रिपोर्ट में यही लिखा है। तो वो कहती है पर उसने तो बोला था वो इनफर्टाइल है। डॉक्टर कहती है लिटिल गर्ल तुम क्या कोई शॉर्ट प्ले कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड काफी स्ट्रॉन्ग है, 3 मंथ बाद चेकअप कराने आना, हो सकता है ज्यादा बेबीज हो। तो वो सोचती है मैं सीईओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, क्या मुझे उसे बताना चाहिए। मिस्टर होतिंग एलिवेटर में जा रहा था तो भाग कर आती है, तभी वो एलिवेटर बंद होने से रोक लेता है उसके लिए। पर जैसे उसे देखती है तो एलिवेटर बदलने लगी थी, मैं दूसरे में चली जाऊंगी। चैन हैरान था ब्रो सेक्रेटरी तुम्हें अवॉइड क्यों कर रही है। फिर मिस्टर होतिंग कंपनी में आता है और वेनवन से कहता है मेरे ऑफिस में आओ। को ना चाहते हुए आना पड़ता है। मिस्टर होतिंग चैन की तरफ इशारा करता है। वो पूछता है ब्रो तुम्हारी आइस को क्या हो गया। तो वो कहता है बाहर निकलो यहाँ से। और चैन के चाहते ही वेनवन को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। क्या हुआ तुम्हें, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो कहती है तुम झूठे हो। वो कहते हैं मैंने कब तुम्हें धोखा दिया। तो कहती है मैं क्यों बताऊं तुम्हें। मिस्टर होतिंग कहता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, क्या तुम अपने बेटे के बाप को लाइक करती हो। उसे किस करने लगा था बट उसे उल्टी जैसी आने लगती है। मिस्टर होतिंग कहता है मेरी किस करने से तुम्हें इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है कि तुम्हें उल्टी आ रही है, बट वो उल्टी करती हुई वहां से भाग जाती है। चैन आकर पूछता है ब्रो तुम्हारी सेक्रेटरी क्यों भाग गई ऐसे। मिस्टर होतिंग तो एकदम हैरान था और जल्दी से खुद को शीशे में देखता और कहता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। चैन कहता ब्रो तुम तो दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम हो। वो कहता फिर मेरे किस करने पे उसे गंदा फील क्यों हो रहा है, और वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है। वेनवन जैसी आती है उसे पता चलता है कि न्यू एचआर मैनेजर आई है जिसका नाम जेलिन है, और तो और उसे एम्प्लॉय से पता चलता है
कि जीलिन और प्रेसिडेंट होतिंग बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो जीलिन कहती है और नहीं तो क्या, मेरे मिस्टर होतिंग के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो एक एम्प्लॉय जीलिन के कान में बताती है कि वेनवन मिस्टर होतिंग की सेक्रेटरी है और वो इसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव करता है। और तो और पिछली बारी HR मैनेजर को भी इसी की वजह से फायर किया गया था। जीलिन सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर होतिंग के पीछे पड़ने की, अब देखना मैं इसे कैसे कंपनी से बाहर निकलवाती हूँ। और वेनवन से कहती है मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वेनवन जैसे उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो जीलिन जानबूझ के गिरा देती है और कहती है तुम्हें क्या इतना भी करना नहीं आता। वेनवन कहती है तुमने जानबूझकर मुझसे कॉफी गिरवाई है। तो जीलिन उसे धक्का मारती है। वेनवन की रिपोर्ट निकल के गिर गई थी जो जीलिन उठा लेती है और कहती है तुम प्रेग्नेंट हो। वेनवन वापस मांगने लगी थी बट वो जानबूझ के शोर मचाने लग जाती है। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तो एक कॉफी का कप भी सर्व नहीं कर पा रही हो। तो वेनवन जीलिन से कहती है तुम जानबूझ के बखेड़ा क्यों कर रही हो। जीलिन कहती जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। लगता है तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तो एकदम मैस अप है। और सारे एम्प्लॉयज बातें करने लग जाते हैं हम ऐसे एम्प्लॉय के साथ काम नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। वेनवन कहती है मेरी प्रेगनेंसी की वजह से कंपनी में कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर होतिंग आ जाता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है। जीलिन कहती है अब देखना मैं तेरी सच्चाई प्रेसिडेंट को बताऊंगी, वो तुझे बाहर निकाल देगा। वेनवन उसे मना कर रही थी बट जीलिन जाके बता देती है प्रेसिडेंट ये प्रेग्नेंट है और तो और उसे रिपोर्ट भी दिखाती है। मिस्टर होतिंग को जो पता चलता है वो 7 डे प्रेग्नेंट है। तब उसे याद आता है कि उस रात उन दोनों ने कार में जो 1 नाइट स्टैंड किया था ये उसी का रिजल्ट है। चैन कहता ब्रो तुम्हारी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है, कहीं ये तुम्हारे बच्चे से। इसका मतलब ब्रो मैं सच बोल रहा था, पहले तुम दोनों चोंच लड़ाते पकड़े गए और अगली बार तुम दोनों ने गुलू गुलू भी कर लिया। बट वेट ब्रो तुम तो इनफर्टाइल हो ना। मिस्टर होतिंग सोचता है हाँ मैं तो इनफर्टाइल हूँ और 5 साल पहले वाली लड़की की तरह ये भी क्या सिर्फ टच करने से प्रेग्नेंट हो गई, क्या मैं इतना लकी हूँ। वेनवन उसे रिपोर्ट लेकर कहती है प्रेसिडेंट मेरी प्रेगनेंसी मेरा पर्सनल मैटर है, पर एम्प्लॉयज कहते हैं इसे बाहर निकालो। मिस्टर होतिंग कहता है कंपनी में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज काम नहीं कर सकते और गुस्से से बॉडीगार्ड्स बुलाता है। और जो लड़की चबड़ चबड़ किए जा रही थी तो कहता है बॉडीगार्ड्स इनको आके पकड़ लो। चैन कहता है तुम लोग इतना सवाल उठा रही हो, तुम्हें पता भी है वेनवन किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। उन लड़कियों को पकड़ लिया गया था। तो जीलिन कहती है इससे मेरे ऊपर कॉफी गिराई थी। वेनवन कहती है कॉफी किसने गिराई है ये तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा। मिस्टर होतिंग कहता है जीलिन तुम पहले दिन ही अपने एम्प्लॉयज के साथ बुरा बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम इस पोजीशन के लायक नहीं हो। तो जीलिन उसको थोड़ा पास आकर कहती है मिस्टर होतिंग तुमने मुझे फॉरेन से वापस बुलाया है ताकि मैं मिस एन को बोल के तुम्हारे कल्चरल एलिक्स को ठीक करवा सकूं। तुम्हें पता है मिस एन कितनी फेमस आर्टिस्ट है क्योंकि उनकी ग्रैंडमा भी बहुत महान आर्टिस्ट थी, तो मैं मास्टर और मिस एन को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मिस्टर होतिंग कहता ठीक है दोबारा ऐसा मत करना। वेनवन सेट खड़ी थी तो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है और अपने ऑफिस में ले आया था सीधा टेबल के पास लाके कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहती तुमने झूठ बोल के मुझे प्रेग्नेंट किया है। वो कहता है चलो शादी कर लेते हैं। वो कहती क्या तुम्हें सच में ही बेबी चाहिए। वो पूछता है क्यों तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ खबरदार अगर इस बेबी के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वेनवन कहती तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या अपने बेबी की मॉम से। तभी मिस्टर होतिंग को ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कहते हैं 1 हफ्ता हो गया है तुमने अभी तक मेरे ग्रैंडसन की मॉम से शादी क्यों नहीं की। वो कहता मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते लायक चुप बैठ, एक बड़ी पार्टी करने वाला हूँ उसमें मैं तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करूंगा। वेनवन ने फोन पे ये सब सुन लिया था बट वो कहता मैंने बोला ना मैं उससे शादी नहीं करूंगा, पार्टी में जाकर मैं अपने बेटे की मॉम से एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है बट वो मुंह फेर लेती है, बार बार ऐसे मुंह फेर रही थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस कर लेता है कि मेरा वेट करना मैं आऊंगा। तो वो ब्लश करने लग जाती है, क्या सच में मुझसे शादी करेगा। तभी उसे ग्रैंडमा कॉल आता है जो बताती है कि बाबा का डैड और ग्रैंडपा उसके लिए ग्रैंड पार्टी रखवा रहा है। तो वो कहती है क्या सब लोग हुओ फैमिली की तरह ग्रैंड पार्टी रखवाते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या, बाबा हुओ फैमिली का लिटिल प्रिंस ही तो है और बाबा के डैड का नाम मिस्टर होतिंग है। तो वो तो एकदम हैरान थी और फिर सब समझ आती है इसका मतलब वो लिटिल ब्लैकर कोई और नहीं मिस्टर होतिंग था। और कहती ठीक है मैं अभी आती हूँ। फिर हम हुओ फैमिली की पार्टी में देखते हैं जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। हुओ फैमिली तो अपने प्रिंस बनने की खुशी में पागल हो रहे हैं, पार्टी पे पार्टी रखे जा रहे हैं। तभी वहाँ पर स्टेज पे ग्रैंडपा आते हैं जो बाबा को गोद में उठा के लेके आ रहे थे। बताते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन है। तो सब लोग लिटिल प्रिंस के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं मेरा बेटा मिस्टर होतिंग मेरे ग्रैंडसन की मॉम के साथ शादी करेगा। तो सब लोग कंग्रेचुलेशन करने लगे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर होतिंग आता और कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। वो कहते हैं नलायक क्या बोल रहा है। कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच में शादी कैंसिल करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती पहले तुमने तो एंगेजमेंट प्रपोज की थी, अब कैंसिल कैसे कर सकते हो, आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर ने ऐसी क्या गलती कर दी। वो सोचता है मैं सबके सामने अपनी बेटे की मॉम के बारे में ऐसे नहीं बता सकता और कहता है मुझे बस उससे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। ग्रैंडपा कहते उसने 5 साल पहले तुम्हारे बेटे को जन्म दिया, इतनी प्रॉब्लम सही और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो वो कहता है मैं किसी और वैसे उसे कंपनसेट कर दूंगा, उसे इतने पैसे दूंगा कि वो लाइफ टाइम में स्पेंड ही नहीं कर पाएगी। तो ग्रैंडपा गुस्से से उसका कान मोड़ने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है भली हमारी फैमिली तुम्हारी हुआ फैमिली जितनी रिच नहीं है पर हमारी भी इज्जत है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कराऊंगी। पर एक बार ध्यान से सोच लो, अगर तुमने आज कैंसिल कर दी दोबारा कभी मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। चैन कहता ब्रो अच्छे सोच लो। वो कहता मैंने बोला ना नहीं शादी करूंगा।
और सोचता है मैं सिर्फ वैनवन से शादी करना चाहता हूँ और ग्रैंडमा को मना कर देता है। बाबा अपनी वॉच से अपनी मम्मी कॉल करता है कि जल्दी आओ, डैडी शादी तोड़ना चाहते हैं। ग्रैंडमा गुस्से में है तो बाबा कहते डैडी मम्मी आने वाली हैं। इधर वैनवन जा रही थी तभी गुस्से चलते हुए ज़ीलिन उसके आगे आ जाती है और चिल्लाने लगी थी तुमने मेरे न्यू शूज खराब कर दिए। तो कहते तुम आंखें बंद करके चलती हो क्या। वैनवन कहती है पहले तुम मुझसे टकराई थी। तो ज़ीलिन कहने पे उसकी चमचियां वैनवन को पकड़ लेती हैं और फिर सुनाने लग जाती है तुझे पता है प्रेसिडेंट की वाइफ आ गई है, तू क्या उनकी शादी में दखलंदाजी करेगी, तू क्या मिसेस हुआ को परेशान करेगी। वैनवन कहती है मैं ही मिसेस हुआ हूँ। तो ज़ीलिन कहती है दिन में सपने देखना बंद कर, मुझे क्या लग रहा है प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन के तू उसकी वाइफ बन जाएगी, चलो जल्दी से मुझसे माफी मांग। वैनवन मना कर देती है तो कहती है पता है मेरे शूज कितने एक्सपेंसिव हैं और तूने इनको खराब कर दिया, अब तुझे घुटनों पर बैठ के साफ करने पड़ेंगे। वैनवन मना कर रही थी तो ज़ीलिन की चमचियां उसे जबरदस्ती करने लग जाती हैं। तभी मिस्टर होतिंग आकर वैनवन को बचा लेता है और ज़ीलिन से कहता है पिछली बार का सबक तुम भूली नहीं हो क्या। ज़ीलिन कहती है मिस्टर होतिंग तुम्हारी शादी हो रही है और तुम तब भी इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और फिर जाकर ग्रैंडपा से शिकायत करने लग जाती है कि मिस्टर होतिंग किसी और को बचा रहा है, इसे मिसेस हो की रिस्पेक्ट नहीं है। ग्रैंडपा कहते किसकी इतनी हिम्मत मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करेगा और गुस्से से बॉडीगार्ड्स बुला लेते हैं। जबकि मिस्टर होतिंग वैनवन को प्रोटेक्ट कर रहा था और कहता है मेरे होते कोई से हाथ नहीं लगा सकता और वैनवन को वहां से बचा के लेके जाने लगा था, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है और स्माइल कर रही थी। ग्रैंडपा बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं तो मिस्टर होतिंग जल्दी से वैनवन को पकड़ के हक कर लेता है, पर बॉडीगार्ड्स तो जाकर ज़ीलिन को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाने लग जाती है मुझे नहीं इसको पकड़ना है। मिस्टर होतिंग हैरान था यहाँ ये सब क्या चल रहा है। बाबू आकर वैनवन को मम्मी मम्मी करता हुआ हक कर लेता है तो बाबा कहता है डैडी आप स्टूपिड हो क्या, आपकी सेक्रेटरी मेरी मम्मी है। तो मिस्टर होतिंग देखता है उसके गले में वही वाला चेट पेंडेंट है जो उसने 5 साल पहले वाली लड़की को दिया था। वैनवन कहती लिटिल बेगर हम कितने टाइम बाद मिले हैं। तो चैन भी हैरान हो जाता है ओ ये तो ये माजरा है सारा। मिस्टर होतिंग कहता अरे नहीं मुझसे गलती हो गई पहचानने में, वो तो हमेशा से तुम ही थी और उसे हक करने वाला था। तभी बीच में ग्रैंडमा आती हैं। वैनवन मिस्टर हो ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, तुमसे शादी नहीं करना चाहता अभी, चलो मैं तुम दोनों को ले चलती हूँ यहाँ से। मिस्टर होतिंग कहते रुको रुको मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ग्रैंडपा और बाबू हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अच्छा हमने तो सबने सुना था कि तुमने बोला था तुम बाबा की मम्मी से शादी नहीं करोगे। मिस्टर होतिंग कहता है मैंने कब ऐसा कहा। चैन कहता है ब्रो काफी लेट हो गया है, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो वो उसके गुस्सा मारता है। ग्रैंडमा वैनवन को वहां से लेके जाने लगती हैं, बट मिस्टर होतिंग इतनी फुर्ती मारता है वो फ्लावर बुके लेके घुटनों के बल घूमता हुआ उसके आगे आ जाता है कि सब लोग हैरान थे। मिस्टर होतिंग कहते हैं ग्रैंडमा बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तो हमेशा से वैनवन को लव करता हूँ और सिर्फ इससे शादी करना चाहता हूँ। अब वैनवन के बेबी के बारे में सोचो जो उसकी बैली में है, बाबा के बारे में सोचो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैनवन तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। ग्रैंडपा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। कहते हैं मेरी टेम्पल में प्रेयर सारी काम कर रही हैं और उसे वेल डन भी कर देते हैं। फिर वो ग्रैंडमा को समझाने लग जाते हैं जब बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं हमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो ग्रैंडमा उसे खुशी से खड़ा करती हैं और उन दोनों का हाथ आपस में पकड़ा देती हैं। मैं तो चाहती तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। मिस्टर होतिंग कहते थैंक यू ग्रैंडमा और ग्रैंडमा को फ्लावर बुक पकड़ा के वैनवन को गोद में उठा के घुमाने लग जाता है। जबकि सब लोग उन्हें कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे और सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ग्रैंडपा कहते धीरे घुमाओ उसको, वो प्रेग्नेंट है। तो वो उसे प्यार से उतारता है। ज़ीलिन चिल्ला रही थी। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने की। वैनवन तुम बताओ इसके साथ क्या करना है। वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी आइडेंटिटी का यूज करके तुम्हें नीचे दिखाऊंगी, पर तुम्हें नहीं कहा था ना कि मैं मिसेस हुई तो तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगी। तो ज़ीलिन और उसकी चमचियां घुटनों पर बैठ के उसे माफी मांगती हैं। मिस्टर होतिंग कहता है नॉन की वजह से मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। बाबा कहते डैडी, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और वैनवन का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। फिर वो उनको एक लग्जरी कार में लेके आता है। बाबा और वैनवन वहाँ पे आते हैं। बाबा कहता है वाओ डैडी ग्रैंडपा ये विला तो बहुत मस्त है। मिस्टर होतिंग तब से तुम्हारा भी घर है। जैसे वो लोगों को विला के अंदर लेके आते हैं मेड्स उनको यंग मास्टर यंग लेडी बोल के वेलकम करती हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये 2 मेड्स बाबा का ध्यान रखेंगी और ये दूसरी 2 मेड्स वैनवन का ध्यान रखेंगी। वैनवन कहती है मेरी जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो, ऑफ कोर्स जरूरत है, और अब तुम घर पे रेस्ट करो। अगर इस नालायक ने तुम्हें बुली किया ना मुझे बताना, मैं इसकी हड्डी पस्ती तोड़ दूंगा। तो वो हंस पड़ती है। फिर मेड उसको रूम में लेके आते बताती है कि ये आपका और बॉस का रूम है। वो कहती है मैं और मिस्टर होतिंग साथ में रूम में सोएंगे। तो मेड उसको शावर लेने के लिए बोल के चली जाती है। जैसे वो नहाकर बाहर आती है मिस्टर होतिंग तो जैसे बाहर खड़ा उसका वेट ही कर रहा होता। वो इधर उधर जाने लगी थी तो वो बार बार उसके आगे आ रहा होता है और फिर अचानक से उसके क्लोज हो जाता है। बताओ तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। तो कहती है ऐसा नहीं है। वो पूछता है पिछले 5 सालों में तुमने मुझे मिस किया। तुम्हें पता है मैं हर दिन तुम्हारी बात करता था, हमेशा तुम्हें ढूंढता था। और उसे किस करने लग जाता है। वैनवन उसे रोक रही थी। वैनवन कहती प्रेसिडेंट। तो कहता अब हम कंपनी में नहीं है तो मेरा नाम लो। वो जैसे उसको होतिंग बोलती है तो वो उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा लेता है और उसे किस करने लगा था। तो कहती रुको मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। और उसे किस करने लग जाता है। किसिंग करता हुआ नीचे आने लगा था। वैनवन भी उसे किसिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाबा आ जाता है। मम्मी डैडी
वो दोनों एकदम हैरान और जल्दी से दूर हो जाते हैं और मुझ पाने लगे थे। बाबा कहता मम्मी डैडी क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूँ? वो कहती हाँ जरूर, बाबा हमारे बीच में सोएगा। फिर वो उसको बीच में लिटाकर मिस्टर होतिंग उसको बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था और पूछता है पहले तुम्हें कौन सुनाता था? तो कहता है हमेशा मम्मी सुनाती थी। तो कहता है सॉरी मैं पहले तुम्हारे साथ नहीं था, जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी को ही मम्मी डैडी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी, इसलिए अब से डैडी तुम्हें डबल लव करेंगे और तुम्हारी मम्मी को भी डबल लव। और फिर उसे स्टोरी सुनाने लग जाता है। तो बाबा सो गया था। मिस्टर होतिंग फिर वैन की तरफ देखने लग जाता है। तो बेटा सो गया है ना? वो कहते नहीं ये जग जाएगा। तो कहता है फिर वॉशरूम में चलते हैं। बट वो उसे वहीं पे किस करने लग जाती है। बट तभी मिस्टर होतिंग को जीलिन का कॉल आता है जो बताती है कि मास्टर का पता चल गया है। तो वो कहता है मुझे कहीं जाना होगा। वो पूछती थी रात को क्यों जा रहे हो, वापस कब आओगे? तो कहते जल्दी आऊंगा। वो थोड़ा गुस्से में लग रही थी तो उसे किस करके चला जाता है। मॉर्निंग में वो बाबा को हक करके सो रही थी और उठ के कहती है मिस्टर होतिंग रात भर वापस नहीं आया, क्या वो पूरी रात जीलिन के साथ था? फिर वैन को मेड टैंग टैंग से मिलवाने के लिए लाती है और बताती है कि ये मिस्टर होतिंग की सिस्टर है। टैंग टैंग कहती तुम्हारी जैसी कंट्री बम्पकिन मिस्टर हो के बेड पे चढ़ के मिसेस हो बन गई, तुम मेरे ब्रदर से शादी करने के लायक नहीं हो। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अच्छा होगा वो फैमिली से निकल जाओ। वैन कहती है तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो कि मिस्टर हो के लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सीधे जाकर अपने ब्रदर से पूछो। और वहाँ से जाने लगी थी तो टैंग टैंग जाकर ग्लास उठाकर उसके ऊपर पानी पलट देती है। वैन कहती है तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। तो वो कहती है निकल जाओ यहाँ से। वैन वहाँ से चली जाती है। तो टैंग टैंग बड़ा खुश होती है, देखा इतनी जल्दी से छुटकारा पा लिया, अभी मैं जीलिन को कॉल करती हूँ। बट तभी वैन टब में पानी भर के ले आती है। टैंग टैंग हैरान ये क्या कर रही हो, बट वो उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है और फिर कहती है इतने सालों से मैंने अपने बेटे को अकेले पाला है, तो तुम्हें क्या लगता तुम इतनी आसानी से मुझे बुली कर पाओगी? कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता, समझे तुम? अगर किसी ने मुझे ऑफेंड किया तो मैं उसको डबल रिपे करूंगी। तो टैंग टैंग गुस्से में थी और सब कुछ फेंक देती है। फिर नेक्स्ट डे टैंग टैंग कंपनी आती है और बताती है कि मेरा ब्रदर मुझे कल्चरल आर्टिस्ट के साथ मिलवाने वाला है, उनके मास्टर में से एक मेरी आइडल भी है। वैन पूछती है कौन है तुम्हारी आइडल? तो वो नाम बताने वाली थी बट फिर कहती है मैं तुम्हें को बताऊं, तुम्हारे जैसी कंट्री बम्पकिन को थोड़ी ना कल्चरल रैली के मास्टर के बारे में पता होगा। वैन कुछ बोलने वाली तभी वहाँ पर जीलिन आ जाती है। इतने में जीलिन एक पेंटिंग लेके आती है। तो टैंग टैंग कहती है ये ड्राइंग तो टैंग डायनेस्टी की बनाई हुई है ना? तो जीलिन वैन को कहती है ये पेंटिंग प्रेसिडेंट को दे आना। तो वैन वो पेंटिंग लेके चली जाती है। तो टैंग टैंग जीलिन से कहती है चिंता मत करो, मैं इसे अपने ब्रदर से दूर कर दूंगी, तब तुम मेरे ब्रदर से शादी कर देना। वैसे कि तुम्हें मास्टर और उनकी ग्रैंड डॉटर मिस एन के बारे में पता चला? क्योंकि वो मेरी आइडल है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलवाना, मुझे उसका ऑटोग्राफ लेने हैं। जीलिन सोचती है ये पगला टैंग टैंग तो मिस एन की बहुत बड़ी वाली फैन है, अगर मैंने मिस एन को ढूंढ लिया तो ये तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। और फिर बाद में खुश हो रही थी। इनफैक्ट उसने जो वैन को पेंटिंग डिलीवर करने के लिए दी थी वो उसने पहले ही खराब कर दी होती है ताकि वैन का नाम लग जाए। इधर मिस्टर होतिंग क्लाइंट से बात करने आया था जो वो स्पेशल वही वाली पेंटिंग देखने के लिए आए होते हैं। तो जीलिन बताती है कि वो पेंटिंग तो वैन लेके आ रही है। तो वो सोचता है मैं रात उससे मिला नहीं था, अभी से उसे मिस कर रहा हूँ। इतने वहाँ पर वैन पेंटिंग लेके आ जाती है। सब लोग उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर वैन जैसी पेंटिंग खोलने वाली थी वो उसमें लगा कट देख लेती है, इसलिए जल्दी से बंद कर देती है। टैंग टैंग कहती है ये क्या कर रही हो, पेंटिंग खोल के दिखाओ। वो कहती है मुझे लगता है अभी सही टाइम नहीं है इसे खोलने का। सब लोग बोलने लग जाते हैं हाँ खोल के दिखाओ। तो जीलिन कहती है तुम दिखा क्यों नहीं रही हो पेंटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने खराब कर दी हो? वैन कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। जीलिन कहती है फिर डर क्यों रही हो? टैंग टैंग कहती तुम्हें पता भी है ये पेंटिंग हिस्टोरिकल है, प्राइसलेस है, तुम इसे खराब नहीं कर सकती। वैन कहती है मैंने कोई पेंटिंग खराब नहीं की है। मिस्टर होतिंग कहता बस करो सब लोग, मुझे वैन पे पूरा भरोसा है। तो टैंग टैंग कहती है ब्रदर तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? बट वो उसे चुप करा देता है। तभी जीलिन उसे पेंटिंग छीन के सबको दिखाने लग जाती है, देखा इसने खराब कर दी है। बट क्लाइंट कहते हैं ये पेंटिंग तो सच में बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। और सब लोग स्माइल करते हैं। जीलिन तो एकदम हैरान थी कि उसने तो कट लगाया था, वो कहाँ गया? वैन कहती मैंने पहले बोला था ना मैंने पेंटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं की है। जीलिन पूछती है फिर तुम दिखा क्यों नहीं रही थी? तो वैन बताती है कि ये पेंटिंग स्पेशल तरीके से बनाई गई है, मैं नहीं चाहती थी इसमें जो फ्लावर बना हुआ है उस पे लाइट की वजह से कुछ इफेक्ट हो। और वो पेंटिंग को अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब करती है तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। क्लाइंट कहते हैं मुझे नहीं पता था मिस्टर हुओ के एम्प्लॉयज इतने ज्यादा एक्सीलेंट हैं, हमें वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। और वैन को ऑफर देते हैं क्या तुम हमारे म्यूजियम के साथ काम करना चाहती हो? मिस्टर होतिंग कहता है तुम मेरे लोगों को मुझसे छीन नहीं सकते। तो म्यूजियम के डायरेक्टर कहते हैं मिस्टर होतिंग तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं, हम तुम्हें डबल देंगे। तो चैन हंसकर कहता है तुम चाहे जितने मर्जी पैसे दे दो तब भी वैन को नहीं छीन सकते। डायरेक्टर हैरान थे क्यों? तो मिस्टर होतिंग वैन का हाथ पकड़ लेता और बताता है कि क्योंकि ये मेरी वाइफ है। तो डायरेक्टर उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं बट वैन उसे हाथ छुड़ा लेती है। मिस्टर होतिंग डायरेक्टर के साथ चला जाता है। वैन जाकर जीलिन से कहती है क्या हुआ तुम डिसअपॉइंट हो गई, तुमने जानबूझ के पेंटिंग खराब की थी ना ताकि मुझे फंसा सको। तो जीलिन कहती है ये रियल लाइफ स्टोरी है, यहाँ पे कोई प्रिंस चार्मिंग या सिंड्रेला की लव स्टोरी नहीं होती। वैन कहती तुम्हें किसने कहा कि सिंड्रेला और प्रिंस की लव स्टोरी है, और तुमसे किसने कहा कि मैं सिंड्रेला हूँ? जीलिन पूछती है तुमने उस कट का क्या किया? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वैन जब पेंटिंग लेके आई थी उसे शक हो
रहा था कि शायद किसी ने तो ये बॉक्स खोला है पहले, इसलिए वो उसे चेक करने लग गई थी। बट उसमें कट लगा हुआ था। तो कहती है इसको रिपेयर करने में तो आधा घंटा लगेगा, और अपनी ग्रैंडमा कॉल करती है मैं घर आ रही हूँ, एक कल्चरल रैली को ठीक करना है। तो वैनोन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? जिलिन सोचती कहीं यही मिस एन तो नहीं है, ये और इसकी ग्रैंडमा तो कंट्री बम्किन है। तभी मिस्टर होतिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। काम के बाद चलो घर चलते हैं, और उसे लेके जाने लगा था। इतने में तेंग तेंग आ जाती है। ब्रदर तुमने इससे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, ना मैं इसको अपनी सिस्टर इन लॉ मानती हूँ। मिस्टर होतिंग कहते तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इसे सिस्टर इन लॉ नहीं मान रही हो, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, और खबरदार अगर इसके बारे में कुछ शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा दूंगा। वैनोन कहती है तेंग तेंग हम घर जा रहे हैं, और बाय बाय करके चली जाती है, जबकि वो चिड़ी हुई थी। चैनोस समझाता है कि तेंग तेंग तुम्हें सही इंसान की साइड लेनी चाहिए। वैनोन गुस्से से जा रही थी। मिस्टर होतिंग उसे मनाने की कोशिश करता है, वो हाथ छुड़ा रही थी तो वो उसे पकड़ लेता है कि बताओ ना क्या हुआ तुम्हें। बट वो उसकी तरफ देख नहीं रही होती तो वो उसे गोद में उठा लेता है। तो उसके मारती नीचे उतारो मुझे। घर के अंदर बाओ ग्रैंडपा के साथ खेल रहा था, और मिस्टर होतिंग वैनोन को गोद में उठाकर अंदर लेके जा रहा होता है। तो ग्रैंडपा चिल्ला पड़ते हैं मेरी डॉटर इन लॉ को ध्यान से लेके जाना, उसकी बैली की बेबी कुछ नहीं होना चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। बाबा पूछता है ग्रैंडपा मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं? और ग्रैंडपा तो हंस रहे थे। मिस्टर होतिंग उसे लाके बेड पे बिठाता है, बताओ ना क्या हुआ? वो कहती है तुम कल रात घर वापस नहीं आए थे, क्या तुम उस जिलिन के साथ थे? तो वो हंसने लग जाता है, अच्छा तो तुम जेलस हो रही हो? और फिर बताता है कि मैं तो किसी को ढूंढने के लिए गया था बट वो मुझे मिला नहीं, हम कल्चरल रैली के मास्टर को ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि कोइंसिडेंस है, मैं भी बहुत सारे मास्टर्स को जानती हूँ, मैं ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। वो जैसे नाम बताने वाला था तभी उसे जिलिन को कॉल आता है जो बताती है कि मास्टर ली मिल गए। इधर वैनोन को ग्रैंडमा कॉल आता है जो बताती है कि किसी ने कल्चरल रैलिक्स को ठीक करवाने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था, तो तुम ये काम अच्छे से करना। तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि एक जरूरी काम आ गया है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर होतिंग के साथ साथ बाकी लोग भी कल्चरल मास्टर का वेट कर रहे होते हैं। तेंग तेंग तो बड़ा खुश हो रही थी कि मैं अपने आइडल से मिलूंगी। और फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि बहुत साल पहले मैं मास्टर ली से मिला था, और उनकी लिटिल ग्रैंड डॉटर से भी। वो तो इतनी कम एज में काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, और अब तो वो और भी ज्यादा टैलेंटेड हो गई होगी। तेंग तेंग कहती ब्रदर जिलिन ने मास्टर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प की है, वो वैनोन तो बिल्कुल भी इसके कंपेयर करने के लायक नहीं है। तभी मिस्टर होतिंग और ग्रैंडपा एक साथ उसे डांट देते हैं और कहते हैं तुम फॉरेन में स्टडी करती रहो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा कहते खबरदार अगर मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोला मैं तुम्हें अपनी आंटी नहीं मानूंगा। तभी वहाँ पर उसकी एंट्री होती है, बट वो सब वैनोन को देख के एकदम हैरान। मिस्टर होतिंग पूछता तुम यहाँ पर? और बाबा तो मम्मी मम्मी करता उसे हक कर लेता है। तेंग तेंग कहती है जरूर ये ब्रदर और जिलिन का पीछा करते हुए यहाँ पे आ गई होगी। वैनोन कहती है मैं किसी का पीछा करके नहीं आई, मुझे इन्वाइट किया गया यहाँ पे ताकि मैं कल्चरल रैलिक्स को ठीक कर सकूँ। इतने वहाँ पर उनका फॉरेन का क्लाइंट आ जाता है, और देन होस्ट बताती है कि ये 1000 ईयर ओल्ड बुद्धा का स्टैचू है, मास्टर कहाँ है सिर्फ वही उन्हें रिपेयर कर सकती हैं। फॉरेन क्लाइंट कहता है अगर ये पेंटिंग रिपेयर नहीं हो पाई तो मैं इसे अपने साथ फॉरेन ले जाऊंगा, पर ग्रैंडपा उसे घूरते हैं। बट वैनोन कहती है मैं स्टैचू को ठीक कर सकती हूँ। तेंग तेंग और जिलिन तो चिल्लाने लग जाती हैं तू उसे टच भी मत कर। मिस्टर होतिंग हैरान था क्या तुम सच में से ठीक कर सकती हो? वैनोन उसे पूछती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तेंग तेंग और जिलिन उसे मना कर रहे थे, बट मिस्टर होतिंग उसकी आइज में देखता और कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। फॉरेनर कहता है मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर ये लड़की इस स्टैचू को ठीक नहीं कर पाई तो मैं स्टैचू को अपने साथ ले जाऊंगा। मिस्टर होतिंग कहता है मैं शर्त के लिए तैयार हूँ। वैनोन कहती चिंता मत करो मैं हारूंगी नहीं। ग्रैंडपा बाबा और चैन भी कहते हैं हमें तुम पे भरोसा है। तो वैनोन उस स्टैचू को ठीक करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं वैनोन को ये सब उसकी ग्रैंडमा ने सिखाया था, क्योंकि वो अपने टाइम की बहुत ज्यादा फेमस कल्चरल रैली की मास्टर रह चुकी हैं। तेंग तेंग जिलिन और फॉरेनर तो खुश हो रहे थे कि ये ठीक कर ही नहीं पाएगी, बट वैनोन बहुत लगन से अपने काम में लगी हुई थी। उसे काफी टाइम हो जाता है एंड इन द एंड वो उस स्टैचू को ठीक कर देती है। सब लोग बड़ा खुश होते हैं। मिस्टर होतिंग कहता है मेरी वाइफ तुम तो महान निकली, और उसे हक कर लेता है, और बाबा भी उसे हक कर लेता है मेरी मम्मी कितनी औसम है। तेंग तेंग हैरान थी सच में ठीक हो गई, और वो फॉरेनर अपनी हार मान लेता है। जिलिन तो अब भी मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे उसके डैड का कॉल आता है तो कहती है मास्टर ली यहाँ पे आती होंगे। तभी वहाँ पर मास्टर ली की एंट्री होती है, और वो कोई और नहीं ग्रैंडमा ही होती हैं। जिलिन के होश उड़ जाते हैं बुढ़िया तुम। डायरेक्टर कहते तमीज से पेश आओ, यही मास्टर ली हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे हाँ याद आया, तभी मैं तुम जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि तुम ही मास्टर ली हो। वैनोन ग्रैंडमा करती हुई उन्हें हक कर लेती है। जिलिन अब भी चबड़ चबड़ किए जा रही थी तो उसके डैड उसको थपड़ा मार देते हैं। मिस्टर होतिंग कहता है अगर ग्रैंडमा मास्टर ली है तो इसका मतलब वैनोन। तेंग तेंग कहती है तुम मेरे आइडल में सन हो। जिलिन के डैड उसे वहां से पकड़वा के फौरन भिजवा देते हैं। मिस्टर होतिंग वैनोन के पास आता और कहता है तो तुम एन हो, और फिर उसे याद आता है बचपन में तुमसे मिला था। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। होतिंग जब छोटा था अपने ग्रैंडपा के साथ विलेज में आया था, वो एक फ्लावर को टच करने लगा था तो वैनोन कहती है ये मेरा है, और जब वो अपना फ्लावर पॉट उठा के लेके जाने लगी थी तो मिस्टर होतिंग को उसके बालों से वही वाली खुशबू आई थी, और इसी वजह से जब उनका वन नाइट स्टैंड हुआ था मिस्टर होतिंग को वही खुशबू जाने पहचाने लगी थी, इसलिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। कहता है तुम तो हमेशा से मेरी लाइफ में थी, जिस टाइम से हम दोनों एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं थे तब से मैं तुम्हें लव करता आ रहा हूँ। कहती मैं भी तुमसे लव करती हूँ। तो सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं कि जल्दी से किस करो। इवन तेंग तेंग भी खुश हो रही थी। ग्रैंडपा तो बाबा की आइज कवर कर देते हैं
मिस्टर होतिंग उसे किस करने लगा था, बट बाबा कहता है, आंटी क्या तुम अभी मेरी मम्मी को बुरी करोगी? तो तेंग तेंग जल्दी से घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, सिस्टर इन लॉ प्लीज मेरे भाई को एक्सेप्ट कर लो। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि इसने तो एकदम पार्टी बदल ली। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं, बाबा कहता है, आंटी आंटी मेरे साथ खेलो ना। तेंग तेंग कहती है, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुली किया था ना पहले, और बदले के लिए उसने तुम्हें मेरे साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें खिलाते खिलाते थक गई हूँ। तभी मिस्टर होतिंग प्रेग्नेंट वैनवान को लेके आता है। तेंग तेंग कहती है, सिस्टर इन लॉ मुझे तो बेबीज बहुत पसंद है, अब मैं बाबा को और अच्छे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे 2 और ऑटोग्राफ दे दो। वैनोन हाँ करती है, बट उसे उल्टी जैसी आने लगी थी। तो मिस्टर होतिंग डॉक्टर को बुला लेता है उसके चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर बताती है कि ये ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट है। तो वो सब हैरान थे और फिर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडमा ग्रैंडपा से कहते, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा बेटा इनफर्टाइल है। ग्रैंडपा कहते, मुझे तो खुद नहीं पता था इतना स्ट्रॉन्ग है। तेंग तेंग को तो ये चिंता होने लग जाती है कि अकेले बाबा को संभालना इतना मुश्किल है, 3 और बेबीज आ जाएंगे, मेरी तो वाट लग जाएगी। और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगी थी। बाबा कहता, आंटी तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, उसके पीछे भागता है, मेरे साथ खेलो। और वो दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।